हेलो एंड वेलकम। तो आप लोग ये 4th लेक्चर होगा हम लोगों का एसिड बेस एंड साल्ट का। और अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कैसे क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे। अब ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? तो कोई भी एसिड, अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl है। अगर इस HCl को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करें तो कैसे, कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, अभी हम लोग समझ जाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही बार में समझें। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग ये HCl है, ये HCl हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। अगर उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसकी 100 मोल लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसके 100 मोल लें, या मान लीजिए 100 मालिक्यूल लेते हैं, मालिक्यूल लेके समय लेते हैं चाहे मोल लेके समय लेते हैं, तो होगा क्या? अब अगर ये HCl के 100 मालिक्यूल लिए हैं और ये वाटर में जाने पर इसके 100 जो मालिक्यूल हैं, ये 100 के 100 क्या करते हैं, 100 H+ बनाएं और 100 Cl- बनाएं। यानी कि जो HCl है इसका आयोनाइजेशन हुआ। जैसा कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड को वाटर में डिजॉल्व करने पर वो H+ प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जब ये H+ प्रोड्यूस करेगा तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 100 मोल है तो 100 मोल में से 100 के 100 जो HCl थे पूरे का आयोनाइजेशन हुआ। इसलिए पूरे का जब आयोनाइजेशन हुआ है तो 100 H+ बनेंगे और 100 Cl- बनेंगे। तो यहाँ पर हमें कहेंगे कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, इसको अल्फा से भी नोट करते हैं, ये क्या है, 100% है। ठीक है ना? यानी कि पूरे के पूरे ने क्या किया, पूरा जो HCl था पूरे का आयोनाइजेशन हुआ। तो ऐसा जहाँ पर होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, विच प्रोड्यूसेस large number of hydrogen ion, large number of hydrogen ion। अगर आप लोग ICSE की बोर्ड देखेंगे, सेरेना ICSE बोर्ड की बुक सेरेना पब्लिकेशन की जो है, तो उसमें एक लिमिट दिया है कि यदि अगर ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एबव 30% हो, एबव 30% हो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और 30% से बिलो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो वीक एसिड है। अब वीक एसिड क्या होंगे? तो वीक एसिड में क्या होगा, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो बहुत ही कम होगा। जैसे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने HCl लिया था, HCl के हमने 100 मोल लिया। 100 मोल लेने पर जो 100 मोल थे पूरे का आयोनाइजेशन हो गया, इसलिए 100 H+ आयन बने। यहाँ पर हम लोग लेते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है। अगर वही काम यहाँ पर हम लोग करें, अब 100 मालिक्यूल इसके हमने लिए या 100 मोल लिए, तो होगा क्या, इसमें से केवल एक मालिक्यूल जो है CH3COH का, वो क्या करेगा, H+ देगा और तब उतना ही एसीटेट आयन CH3COO- बनेगा। कितने का बना? केवल एक मालिक्यूल CH3COOH जो था उसका आयोनाइजेशन हुआ, तो एक H+ आयन और एक CH3 एसीटेट आयन बना। बाकी जो 99 मालिक्यूल हैं वो वैसे ही हैं, अनआयोनाइज्ड हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है क्या है, 1% है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन आयन का नंबर है वो बहुत ही कम है, यानी कि आयोनाइजेशन बहुत कम हुआ। तो जहाँ पर आयोनाइजेशन बहुत कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो वीक एसिड है। तो यही कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में कौन आते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में कौन आते हैं? तो ज़्यादातर जो मिनरल एसिड हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो सब आते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। ये समझ में आ गया ना? ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, ये वीक एसिड क्यों है? विच एसिड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन हैं? तो
तो देखिए, तो स्ट्रांग एसिड में देखें, तो स्ट्रांग एसिड में हम लोग कह रहे हैं कि जो भी मिनरल एसिड्स हैं, मोस्ट ऑफ मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो हैं तो बहुत से, हम लोगों को क्या करना है, केवल कुछ याद कर लेने हैं जो बार बार आएंगे चैप्टर में। चैप्टर में क्या 5 चैप्टर जो हम लोगों की केमिस्ट्री है उसमें आते रहेंगे। तो एक तो हम लोग कब से, जब से चैप्टर शुरू हुआ तब से बार बार लिख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हम लोग याद कर लेते हैं HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। और एक याद कर लेते हैं हम लोग H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और भी HBr ये सब भी हैं, लेकिन हम लोग यही 3 याद रखेंगे। एक और मिनरल एसिड है कार्बोनिक एसिड, लेकिन वो मिनरल एसिड है लेकिन वो वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो स्ट्रांग एसिड की जो कैटेगरी में है, स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में जो है वो कौन है, मिनरल एसिड है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। वैसे ही वीक एसिड, जो वीक एसिड हैं उनमें कौन है, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो क्या है, वीक एसिड हैं। तो वीक एसिड की कैटेगरी में कौन कौन है, तो ढेर सारे हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है, या इसी को मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड है। ये सब जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सब क्या है, वीक एसिड है। एक है H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, ये हालांकि मिनरल एसिड है लेकिन ये भी क्या है, वीक एसिड है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक एसिड में ये फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड याद कर लेंगे। और स्ट्रांग एसिड कैटेगरी में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा, जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होगा वो वीक एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। हाँ, एक चीज़ और, जैसे हम लोग कल अभी जैसे हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हम लोगों को बेस के बारे में, जैसे स्ट्रांग एसिड लिखा है, वीक एसिड लिखा है, तो ठीक वैसे ही हम लोगों को वो भी याद रखना है कि कौन बेस होंगे। तो बेस का भी ऐसी कैटेगरी होगा। तो बेस में भी जिसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा वो स्ट्रांग बेस होगा, जिसका कम होगा वो वीक बेस होगा, है ना। तो जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ये देख रहे थे कि OH माइनस का हम लोग का OH माइनस और H प्लस pH वाले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग OH माइनस कैसे आ रहा होगा, जब NaOH रहा होगा तभी। तो जैसे बेस है तो बेस की कैटेगरी में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी स्ट्रांग बेस होंगे और वीक बेस होंगे। तो स्ट्रांग की कैटेगरी में हम लोग याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक की कैटेगरी में हम लोग याद रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, स्ट्रांग बेस होगा। इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये वीक बेस होगा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट एसिड के लिए है वही कॉन्सेप्ट बेस के लिए भी होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों का ये स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस और वीक बेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होगा या बेस क्या होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने HCl लिया था और इधर की ओर हमने क्या लिया था, एसिटिक एसिड लिया था। हम ये कह रहे हैं कि इसके 100 मोल HCl के हमने क्या किया, इसको 1 लीटर, मतलब 100 मोल HCl जो है वो 1 लीटर के सोल्यूशन में है, मतलब 1 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें HCl कितना है, 100 मोल है। अगर हम क्या करें, इसमें 1 लीटर पानी और ऐड कर दें, ये जो था ये HCl है, स्ट्रांग एसिड है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो HCl स्ट्रांग एसिड है उस स्ट्रांग एसिड का एक ये सोल्यूशन था जिसमें उसके 100 मोल थे। हमने क्या किया, इसमें 1 लीटर और ऐड कर दिया, तो अब ये 100 कितने में हो गया, 2 लीटर में हो गया, है कि नहीं। तो अगर ये 100 2 लीटर में है और ये 100 किस में था, 1 लीटर में है, तो हम ये कहेंगे कि इसके कंपेरिजन में ये वाला क्या है, ये कंसनट्रेट है, ये कंसनट्रेटेड है इसके कंपेरिजन में। और ये क्या हो गया, जब वाटर हमने ऐड किया तो ये क्या हो गया, ये डाइल्यूट हो गया। तो इस तरह से ये जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का कंसेप्ट है ये कंपैरेटिव टर्म है, जो डिसाइड होता है किससे, अमाउंट ऑफ वाटर से, अमाउंट ऑफ वाटर। तो जिसमें अगर लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कंसनट्रेट है, वो कंसनट्रेटेड है। और जिसमें
मोर अमाउंट में वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे, वो डाइल्यूट है। ठीक है ना। वैसे इसके लिए भी होगा, मतलब ये जो स्ट्रांग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, दोनों के लिए हम कंसंट्रेट और डाइल्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर एक एसिटिक एसिड है, अगर ये मान लीजिए 2 मोल पर लीटर का है और दूसरा एसिटिक एसिड जो है वो 0.5 मोल पर लीटर का है, तो क्या होगा, ये 2 मोल जो पर लीटर का है ये स्ट्रांग होगा, ये कंसंट्रेटेड होगा, और ये क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा। ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर से डिसाइड होता है कि कौन कंसंट्रेटेड है कौन डाइल्यूट है, जबकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से डिसाइड होता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ठीक है ना। तो ये हम लोगों का हो गया कि कंसंट्रेटेड क्या होगा, डाइल्यूट क्या होगा, स्ट्रांग क्या होगा और वीक क्या होगा। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं एसिड के, वो भी हम लोग याद रखेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने 3-4 नाम लिखे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो ऐसे ही कुछ हैं जैसे कि उनके सोर्स क्या है, नेचुरल एसिड जो हैं। तो जैसे एक है विनेगर, ये कहाँ पे होता है, तो ये विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड का सलूशन को हम लोग बोलते हैं विनेगर। ये बनता कैसे है, शुगर केन जूस के से बनता है ये। वैसे ही आर्गेनिक एसिड, आर्गेनिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में होता है। वैसे टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किससे मिलता है, इमली में, टैमरिन में। वैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें नेचुरल, तो ये कहाँ होता है, स्टमक में होता है, लाइफ प्रोसेस में पढ़े होंगे। ठीक है ना। वैसे साइट्रिक एसिड होता है लेमन वगैरह में, ऑरेंज वगैरह में। तो ये सब कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, इनको भी हम लोग याद रखेंगे। मतलब हम लोग कह रहे थे एसिटिक एसिड, सब एक ही तरफ को कर दिया जाए, एसिटिक एसिड ये कहाँ था, विनेगर में, विनेगर में था। आर्गेनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब कुछ नेचुरल हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक भी आज ख़त्म हो गया। एक चीज़ और हम लोगों का कल छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़े थे लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ बेस नहीं पढ़े थे। तो वहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करें, अब बेस की बात करें तो इसमें 1-2 ही पॉइंट हैं। जैसे वहाँ पर क्या था, अगर कोई भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल से कराया जा रहा था तो मेटल का साल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रही थी। तो ठीक वैसा ही केस बेस के साथ भी है। अगर कोई कंसनट्रेटेड बेस है, जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन हम लोग अगर जिंक से कराएंगे तो जैसे वहाँ पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, तो वैसे यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। बस ये है कि सारे मेटल्स नहीं करेंगे, कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो अगर कंसनट्रेटेड बेस है कोई तो उसके साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, यही सब कुछ मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे कि एसिड बनाता था। और क्या है, अगर कोई बेस है उसका रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से हो, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, किसका, बेस का, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हम लोग यहाँ रिएक्शन बेस का पढ़ रहे थे मेटल से, और हम लोग रिएक्शन बेस का किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखना है। हम लोग उस दिन बेस की कैटेगरी में पढ़े थे ना कि मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस हैं। तो वैसे ही जैसे वहाँ मेटल के ऑक्साइड बेस हैं, तो वैसे ही नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग कोई बेस ले लें, सपोज दैट एग्जाम्पल ये है, ये एक बेस है। अब इस बेस का रिएक्शन हम लोग CO2 से कराएं, तो ये देखिए बेस है, और हम लोग कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। हालांकि कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रल भी होंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जो CO2 है एसिडिक नेचर का है। तो ये बेस है, एसिड है, तो बनना क्या चाहिए, साल्ट और वाटर बनना चाहिए। तो फिर बनेगा भी वहीं।
ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों का स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। उसी में हम लोग प्रॉपर्टी या बेस भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पीएच का इफेक्ट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।